हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ। ये आपको पता ही है, हमारे ज्योग्राफी में 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा 10वां चैप्टर आज चलाएंगे। आज हम पढ़ाएंगे 10वां चैप्टर। बच्चों, ऑनलाइन क्लास चलाने का मतलब यही है, आपको पूरा मैटर मिल जाए, बाकी और समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारा पूरा ये प्रयास है कि बच्चे जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका पूरा टाइम वेस्ट नहीं हो और अच्छे से अच्छे उनको सिलेबस को कराया जाए और उनको ढंग से समझाया जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों मेरे पर्सनल नंबर पर आप कमेंट कर सकते हो। और रही बात किसी को कोई परेशानी हो, वो भी हम मुझसे पूछ सकता है पर्सनल। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं अपने 10वें चैप्टर की तरफ। बाकी का अभी जैसा समय चल रहा है, भरतपुर में कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। कोरोना के मरीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने घर पे ही रहें और जितना हो सके आप बाहर जाने से बचें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आगे भी बोर्ड की क्लास है, ये 12th की क्लास। तो इसमें क्या है कि आगे समय का अभाव रह सकता है, तो इसलिए हमारा यही प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा भी रहा है आपको। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप कोई भी समस्या का निदान पा सकते हैं। और मेरा जो समय रहता है वह मैं 12 से 1 बजे, दोपहर के 12 से 1 बजे आपको ऑनलाइन मिलूँगा और उसमें आप कमेंट करके या कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं और उसमें आपको जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों चलते हैं, देखिए आगे अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 10वां चैप्टर है जिसका नाम है विश्व परिवहन एवं संचार। और ये हमारा 10वां चैप्टर है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है आपको सही से सही समझाना। हाँ तो बच्चों, सबसे पहली बात, विश्व परिवहन एवं संचार, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क। इसमें इस पार्ट में विश्व के परिवहनों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीपों में कौन कौन से परिवहनों का विकास कब हुआ, किस तरीके से हुआ, भारत में परिवहन का विकास किस तरीके से हुआ और विश्व के परिवहन कौन कौन से परिवहन हैं, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम पढ़ाएंगे इसमें। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है परिवहन, कि परिवहन होता क्या है। देखिए, अगर सामान्य सी भाषा में देखा जाए तो परिवहन का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली एक गतिशील प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले या सहायक होने वाले जितने भी साधन हैं वो परिवहन के साधन कहलाते हैं, जैसे ट्रक, बस, रेलगाड़ी, पानी के जहाज, ये सभी परिवहन के साधन होते हैं। तो आइए देखिए, चलते हैं बच्चों आगे। तो सबसे पहली बात, परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। क्या है ये? आर्थिक क्रिया। इससे पैसे भी मिलते हैं। आर्थिक क्रियाओं के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो आर्थिक क्रियाओं के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यह जो परिवहन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तृतीयक व्यवसाय में आता है। तो बच्चों देखिए, किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन को ही परिवहन या यातायात कहते हैं। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। ये 2 परिभाषाएं, इसमें से किसी को एक को याद कर सकते हैं हम, जिसमें मनुष्य यानी मानवीय, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल यानी आने जाने वाला स्थल जल एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। इसी प्रकार अगर बात करें संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को हम संचार भी कहते हैं, यानी संचार कहा जाता है। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न संदेश, विचार आदि के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है।
परिवहन तथा संचार को सम्मिलित रूप से परिसंचरण के अंतर्गत रखा जाता है। परिसंचरण का मतलब होता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर संचरण होना। परिवहन से भौतिक वस्तुएं जाती हैं और संचार से विभिन्न प्रकार के विचार और संदेश हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार परिवहन परिसंचरण का एक प्रमुख अंग है। विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन के विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है आज भी, जिनकी अपनी पृथक तकनीकी विशेषताएं तथा क्षेत्रीय विस्तार प्रतिरूप होते हैं, अलग अलग हैं। विभिन्न देशों में परिवहन के आधुनिक साधनों को 3 बृहद वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। परिवहन के साधनों को सबसे पहला है स्थल मार्ग, जिसमें सड़कें और रेल मार्ग आता है। दूसरा है जल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग। एक अन्य पाइपलाइन और है जो जल, तेल और गैस की होती है। तो ये पाइपलाइन परिवहन अलग से इसमें दिखाई दे रहा है। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को, ये अंडरलाइन कर लेना कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था है, बहुत सारे रोड निकल रहे हैं, बहुत सारी रेल की पटरियां निकलती हैं, तो उस सभी के एक तंत्र होता है, प्रतिरूप होता है, उसे ही परिवहन जाल कहा जाता है। इस प्रकार किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था त्रिविध प्रकार के, 3 विधियों के प्रकार के परिवहन साधनों के सम्मिलित स्वरूप को प्रकट करती है, यानी 3 प्रकार के स्थल, जल और वायु। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। यानी इससे क्या होता है, माल भाड़े से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। परिवहन का उत्पादन मूल्य माल भाड़ा अथवा यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है। परिवहन में जो आय का उत्पादन होता है वो मूल्य भाड़ा और यात्री भाड़ा से होता है। परिवहन के लिए मार्ग प्राय निर्धारित होते हैं जो जल, स्थल और वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें क्रम से जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग कहते हैं। कहने का मतलब यही है, जल से निकलते हैं तो जल मार्ग, स्थल से निकलते हैं तो स्थल मार्ग और वायु से निकलते हैं तो वायु मार्ग। जल मार्ग किसी झील, नदी अथवा सागर या महासागर से होकर गुजरते हैं। और जल मार्ग द्वारा परिवहन नाव, स्टीमर, जलपोत, स्टीमर होते हैं छोटे छोटे, जलपोत होते हैं पानी के जहाज आदि वाहनों के द्वारा होता है। स्थल मार्ग के अंतर्गत हमारा सड़क और रेल मार्ग आते हैं। सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधनों के अंतर्गत रिक्शा, तांगा आदि लघु यानी छोटे वाहनों से लेकर बस, टैक्सी, ट्रक आदि मोटर वाहन सम्मिलित किए जाते हैं। रेल मार्गों पर सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ी के द्वारा क्रम से यात्रियों तथा सामानों का परिवहन होता है। और वायु मार्गों के साधनों में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि प्रमुख हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि अलग अलग माध्यमों से हम अलग अलग यात्राएं की जाती हैं, अलग अलग परिवहन के साधन हैं। परिवहन में सुधारों के साथ साथ संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण विकास होता रहा है। जैसे जैसे परिवहन के साधन सुधरते गए, यानी उनका विकास होता गया, जैसे वैसे संचार के साधनों का भी विकास होता रहा, जिनमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, बेतार संचार, वायरलेस, रडार और स्वचालित कंप्यूटरों की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने में तथा रेलगाड़ियों, जलपोतों और वायुयानों की अपनी यात्राएं पूरी करने में भारी सहायता मिल रही है। पृथ्वी पर लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र भी अब क्या हो गए हैं, समीपस्थ यानी पास हो गए हैं। और किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा, परिवहन और संचार के द्वारा पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े या दूर दूर जितने भी स्थल हैं वो सब ऐसे लगते हैं कि अब पास हैं। अब आता है बच्चों सबसे पहले स्थलीय परिवहन। ये तो था अब तक थोड़ा सा एक तरह से जानकारी थी थोड़ी सी पार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे स्थलीय परिवहन की। तो देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। स्थलीय परिवहन को 2 बृहद भागों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। यद्यपि यात्रियों के परिवहन में सड़क और रेल दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रेल मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। अब इनमें सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। तो देखिए बच्चों, सड़क परिवहन अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है, यानी धरातल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं एक वाहक था, मानव स्वयं बोझा ढोता था। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा।
पहिए के आविष्कार के साथ, जब से पहिए का आविष्कार हुआ उसके साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं सदी में या 18वीं शताब्दी में जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, जेम्स वाट ने भाप के इंजन के आविष्कार के बाद स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। कहने का मतलब रेल के इंजन का आविष्कार तो किया था जेम्स वाट ने, और भाप के इंजन का आविष्कार सर स्टीफेंस ने किया था बच्चों। ये 10th में भी दे रखा है परिवहनी वाले पार्ट में। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर, पगडंडी जो होती हैं गांव में ज़्यादातर देखा होगा, छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, एक व्यक्ति निकल सकता है उसमें से, लेकर के मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को समाहित किया जाता है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल यानी बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। ये सड़क यातायात से वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर भी सड़क बनाई गई हैं। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन जैसे बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा आदि से लेकर मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक, ट्रॉली आदि स्वचालित वाहन तक सभी सड़कों पर चलते हैं और यात्रियों तथा सामानों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सड़क मार्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विभिन्न प्रकार के साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियां अथवा माल डिब्बों जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे, जबकि बड़े मालवाहक सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्ग, जितने भी जलमार्ग हैं, और वाहकों की संपूरकता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुली यानी मानव खुद बोझा ढोता है। मानव कुलियों जो कि स्टेशनों पे मिलती है, आपने देखा होगा लाल ड्रेस में, और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है आज भी। अब आता है सड़कें। तो देखिए बच्चों, सड़कें दो प्रकार की होती हैं, कच्ची एवं पक्की सड़कें। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्ची सड़कों की। तो कच्ची सड़कें सामान्यतः विकासशील देशों के जो ग्रामीण एरिया हैं, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और पक्की सड़कों को कंकड़, पत्थर या कंक्रीट आदि से मजबूत करके ऊपर से डामर यानी कोलतार या अन्य आधुनिक पदार्थों से चिकना कर दिया जाता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते, और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में प्राय अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च होता है। तो विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र यानी सभी जगह पाई जाती हैं, और तीव्र संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन, जर्मनी और अंतर राज्य राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। तो बच्चों देखिए, ये सड़कों की लंबाई दे रखी है सन 2016 एनसाइक्लोपीडिया में एक प्रेस नोट निकला, उसमें ये सड़कों की लंबाई दे रखी है। तो सड़कों की लंबाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और एक्सप्रेस वे की लंबाई भी अलग दे रखी है। उसके बाद में दूसरा स्थान अपने भारत का आता है, तीसरा चीन, चौथा ब्राज़ील और पाँचवा है रूस। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई अमेरिका में पाई जाती है, उसके बाद में दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है। इसके बाद में देखिए महामार्ग। ये महामार्ग होते क्या हैं? सबसे पहली बात देखिए, महामार्ग दूरस्थ यानी दूर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यानी बिना बाधा के यातायात का आवागमन हो सके, जिन्हें हम हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवे यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों और फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त
ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये महामार्ग होते हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र यातायात का आवागमन हो सके, इसके लिए बनाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही है बच्चों। कल पढ़ेंगे हम विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग। धन्यवाद।